नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। दिशा न्यूज के बेहद विशेष कार्यक्रम में हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, वहां की राजनीति क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की क्या लोगों के प्रति अपेक्षा है और किस तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं, यानी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सादाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता, यूं कह लें कि पूर्व मिनिस्टर, या यूं कह लें कि इस सादाबाद के साथ साथ इस जिले के विकास पुरुष रामवीर उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार उन पर दांव खेला है। वो पिछली बार किसी और पार्टी से चुनाव जीते थे। उनके पुत्र युवराज, आइए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजनीति को वो कितना बखूबी समझते हैं और क्या कुछ अभी तक उन्होंने समझ पाया, लोगों को लुभाने की क्या उनके तरीके हैं, युवाओं को कैसे कनेक्ट करते हैं, आइए इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले अगर आप युवा हैं, आपसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर में शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कब हुई और राजनीति में आना कब हुआ आपका? शिक्षा हमारी 12th क्लास तक तो गाज़ियाबाद में हुई और उसके बाद कॉलेज यहीं से हुआ, अपने कॉलेज से। और उसके बाद फिर हम एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं तब से, और हमने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है। 12th में हमारे पास कॉमर्स थी और बस इतना ही। राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिताजी भी कई बार विधायक, मंत्री और तमाम तमगे लगे। माताजी भी सांसद रही, माताजी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। राजनीति को तो बचपन से आप समझते होंगे, लेकिन अभी की जो हालिया राजनीति है, इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? अभी के दौर में देखिए, पिछले 70 साल में देश में जातिगत राजनीति का बहुत बड़ा बोलबाला था। जिसको देखो, जो भी पार्टी का निर्माण होता था वो किसी न किसी कास्ट के बेस को लेकर ही होता था। चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। इन सब पार्टियों का एजेंडा केवल किसी एक पर्टिकुलर जाति के वोट बैंक को अपने अंडर में रख के राजनीति करना था और सत्ता में आना था। अब दौर बदल रहा है। हमारे युवा साथी जितने भी हैं, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, वो इस बात को भली भांति समझती है कि अगर देश को आगे ले जाना है, अगर सभी को डेवलपमेंट की ओर चलना है, तो पहले जो ये इनइक्वालिटी इन पार्टी की वजह से जो समाज में आई है, पहले तो इसको दूर करके जो लोग विकास कर रहे हैं उनके साथ आना है। फॉर एग्जांपल, जो लोग साइंस को आगे बढ़ावा दे रहे हों, इरिगेशन में नई नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हों और इसरो में डेवलपमेंट करा रहे हों और बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए एडवांसमेंट कैसे हो सकता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे अभी हमारी सरकार ने करवाई, तो युवा समझ रहा है कि डेवलपमेंट को ही आगे लेना है, ना कि ये जो इनइक्वालिटी हम कास्ट बेसिस पे करते आए एक दूसरे के अगेंस्ट। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ का मोर्चा संभाल रखा है। तो पूरा आप देख ही रहे हैं, देश नहीं हर एक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है, क्योंकि एक नई सोच और नई विचारधारा है। सबके साथ सबके विकास की राजनीति की बात है। सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के आसपास जो परिवेश है, इसमें क्या मूल चूल समस्या आप समझ पा रहे हैं कि जिसमें अगर एक बार सादाबाद के लोग आपके पिताजी को चुनते हैं तो जिस पे सबसे पहले फोकस होगा? देखिए, हमारे पिताजी यहाँ से 25 साल से विधायक हैं। वो जिले की तीनों सीटों से विधायक रहे हैं और 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। जहाँ तक है, वह ऊर्जा मंत्री थे, तो उन्होंने पूरे ज़िले की ही बिजली की समस्या का निवारण किया था। किसानों को ट्यूबवेल देने का काम किया था और कोई चार्ज नहीं लगते थे उस टाइम पे ट्यूबवेल के, और सबको घर घर बिजली पहुँचाई, मीटर लगवाए, सब मतलब बिजली की सुचारू व्यवस्था कराई पूरे ज़िले में। ज़िले में ही नहीं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कराई, और ख़ासकर ज़िले पे ज़्यादा फोकस था। अब सादाबाद की मेन इस समय समस्या ये है, एक तो देखिए, योगी जी ने कानून व्यवस्था एकदम ठीक कर रखी है, तो कानून व्यवस्था से लेके तो किसी का कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। एक तो जो सड़कों का निर्माण होना है, गांव-गांव में सड़क पहुंचानी है। कुछ रास्ते अभी कच्चे रह गए हैं, क्योंकि ये पिछले हमारे पिताजी 2017 में विधायक बने, उससे पहले यहाँ अन्य विभिन्न पार्टियों के विधायक बनते आए हैं। बीच में हमारे चौधरी बिशंबर सिंह जी थे, भाजपा से ही, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए। फिर बीच में जो लोकदल के विधायक आए, सपा के विधायक आए, तो उन्होंने कुछ कार्य करके नहीं दिया, जिसकी वजह से सादाबाद बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो कुल मिला के सादाबाद की अगर सड़कों को निर्माण करने का अगर मैं देखूं, बजट ही कम से कम 100 करोड़ के आसपास का आएगा। तो उसको हमारे पिताजी जब विधायक चुनकर भेजेगी सादाबाद की जनता, तो उसको हम प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में आगे रखेंगे और फिर वहाँ से बजट ला के यहाँ के प्रत्येक गाँव की सड़क का निर्माण कराएंगे।
मतलब 70% तो है यहाँ पे, मतलब जिला पंचायत से हमने बहुत काम कराए हैं। जो 30% रह गया उसमें बहुत अच्छा विकास करेंगे ताकि अगले 10-20 साल तक कोई सड़क की समस्या यहाँ सादाबाद में आए ना। और दूसरी यहाँ चिकित्सा हॉस्पिटल है अपना सरकारी, जब से 2017 से पहले सपा सरकार में बहुत ही बदहाल था, मतलब कहने को डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे। योगी जी की सरकार आने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा बेटरमेंट हुआ है, डॉक्टर बैठे हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में, और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। परंतु इसका और अच्छा नवीकरण और इसका बड़ा मतलब इसका और डेवलपमेंट और इसको इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है, वो भी हम आदरणीय योगी जी के माध्यम से सादाबाद की जनता को देंगे। जातिवाद की जब बात आई तो इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से 2 ब्राह्मण नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना सिस्टम सेट हो पाएगा अपने बिरादरी को मनाने के लिए? देखिए, ब्राह्मण समाज 99.9% रामदेव उपाध्याय जी के संग है, और वो जो दूसरे नेताजी लड़ रहे हैं उनके साथ समर्थन केवल बसपा के कुछ वोट बैंक के जो जाटव समाज के हमारे लोग हैं, जो माननीय बहन जी में आस्था रखते हैं अपनी, वो सिर्फ उनके पास वही लोग हैं और उनके पास कोई नहीं है। सारे ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं वो पंडित रामदेव उपाध्याय जी के संग हैं, उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार बसपा में रहे, बसपा से भाजपा में आना हुआ, पापा साथ नहीं है, तो कुछ लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व नहीं है या उनकी कमी खल रही है? नहीं, उनकी कमी इसलिए नहीं खल रही है क्योंकि एक तो वो हम सबसे संपर्क में रहते हैं फ़ोन के माध्यम से, और वर्चुअली सब संपर्क में रहते हैं, और कोई समस्या होती है या फिर कोई हमें उनसे एडवाइस चाहिए होती है तो हमारे सारे कार्यकर्ता जाके उनसे घर पे मिल लेते हैं। हालांकि उनका भी रोड शो लगेगा, वो पूरे इलाके में घूमेंगे, पूरी विधानसभा में निकलेंगे, परंतु उनके कार्यकर्ता पिछले 30 साल से राजनीति करते आ रहे हैं। तो हाथरस जिले में हमारे पास इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं, कि वो पापा की अनुपस्थिति में भी पापा जितने उपस्थित रहते थे उनसे भी 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जोरदारी से लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रामदेव उपाध्याय जी उनके लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं। तो वो लोग भी तन मन धन अपना सर्वस्व दे के हमारे पिताजी के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक बार पार्टी का कैडर बीएसपी में रहा, फिर बीजेपी में आना, तो वो जो बीएसपी वाला कैडर रहा उसको कैसे बचा के और कमल के फूल को खिलाने का प्रयास करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही तो विशेषता है, यहाँ पे अब सर्व समाज साथ में आ रहा है। चाहे वो, मैं जातियों के नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि मुझे जाति शब्द ही इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी आपके मतलब वो कास्ट बेसिस पे वो बना हुआ है कि ओबीसी, एससी, जनरल, जो भी कैटेगरी की कास्ट हैं, वो सबकी सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। चाहे वो फॉर एग्जांपल बीएसपी का कैडर वोट बैंक क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि बहन जी की सरकार आने वाली नहीं है और योगी जी द्वारा जितनी भी लाभकारी योजनाएं चलाई गई हैं उनका अगर लाभ लेना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें ताकि उनका भी विकास हो सके, क्योंकि वो भी वर्ग पिछड़ा रह जाता है। इन नेताओं ने यही कर रखा है, इन्होंने अपना कैडर वोट बैंक पकड़ रखा है ताकि ये लोग जब टिकट विकेट दें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोक दल हो, चाहे बसपा हो, जब टिकट वगैरह दें तो थोड़े बहुत चंदा भी आ जाए, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए, क्योंकि अभी बहुत आरोप लग रहे थे बीएसपी पे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके टिकट दे रहे हैं, और हालांकि कुछ हद तक सारा सही भी था ये। तो इस तरीके की बातें सब सामने आ रही हैं। तो अब सब समाज ना, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको अपना हित देखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। पढ़े लिखे के साथ ये भी आता है कि युवा हैं, तो चिरागवीर जी अपने पिताजी के लिए कैसे युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ वोट देने के लिए? ये तो देखिए, मोदी जी का आशीर्वाद है और किसी का नहीं है। मोदी जी मेरे ख्याल 70 वर्ष के ऊपर के हो गए हैं, फिर भी युवा साथी उनके पीछे ऐसे हैं जैसे किसी 20 साल के नौजवान के साथ हों, और उन्हीं का लाभ हमें मिल रहा है। ये सब मोदी जी का करिश्माई जो उनका व्यक्तित्व है उसकी देन है। और भारतीय जनता पार्टी में पहले से युवा वर्ग बहुत जुड़ा हुआ है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि मैं अपने युवा साथियों को बस एक ही बात समझाता हूँ कि भाइयों, आप लोग सिर्फ डेवलपमेंट पे भरोसा रखो, जो डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े, जो एजुकेशन के लिए आगे बढ़े और जो इन सब चीज़ों में सुधार लाए, चाहे वो मेडिकल व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों में सुधार लाने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं, ना कि जात पात पे वोट डालने वाली राजनीति पे आप आगे बढ़ें। हमारा आखिरी प्रश्न यही रहेगा कि हमारे चैनल के जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, जो ये हम लोगों का इंटरव्यू समझ पा रहे हैं, उनसे आखिरी में चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करेंगे?
देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये चुनाव 2022 का एक हवन की समान है, जहाँ श्री राम के नाम की आहुति वोट के रूप में दी जा रही है। 27 साल बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। कार्य सेवकों का जो बलिदान था, जिनकी निर्मम हत्या करके दुष्टों ने सरयू नदियों में बहाया था, ये उन लोगों के बलिदान की जो उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, उसका ऋण चुकाने का समय है। तो आप प्रभु श्री राम की आहुति देते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक सीट पे उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में जिताने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। तो ये थे अभी हमारे साथ बीजेपी युवा नेता चिरागवीर जी। इन्होंने अपने पिताजी रामवीर जी के लिए किस तरीके से चुनाव में परिणाम घोषित करने के लिए, उनको मत देने के लिए क्या क्या उन्होंने अपने विचार रखे, और भी नेताओं से मिलेंगे और चुनावी दंगल में वहां की चर्चा को जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। आशीष तिवारी मैं हूं और मेरे साथ हैं सुभाष जी, कैमरा सहयोगी। फिर मिलेंगे एक नए शख्स और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।